दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, आदाब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SAR सिविल सर्विसेज पर। जैसा कि आपको पता है, SSC GD के लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने SSC GD के लिए वीडियो की शुरुआत कर दी है। आज का हमारा वीडियो मध्यकालीन भारत के क्रम में पहला वीडियो है, जिसमें भारत पर अरबों का आक्रमण। यह क्लासेस आपकी डेली चलने वाली हैं। आपको पूरा सिलेबस कराने की कोशिश रहेगी हमारी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। भारत पर अरबों का आक्रमण। कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहां पर वन लाइनर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो वीडियो है, इसमें वन लाइनर प्रश्न बहुत ज्यादा बनने वाले हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया? दैट इज मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने सिंध पर 1712 ईस्वी में विजय पाई थी। तो 2 पॉइंट निकल के आए। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। पहला तो दौलत लूटना, जो भी लूट सकेंगे वो लूटेंगे, उसके बाद इस्लाम का प्रचार करना था। अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। क्या नाम था? अलप्तगीन। यह एक तुर्क सरदार था जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अलप्तगीन का गुलाम अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। जो महमूद गजनी था वह सुबुक्तगीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। उम्र क्या रही? 27 वर्ष की। सन 997 ईस्वी में महमूद गजनी गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर विल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। इसने बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। 17 बार आक्रमण किया। इसका जो पहला आक्रमण था वह 1001 ईस्वी में था। यह आक्रमण
शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1001 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध किया था? शाही राजा जयपाल के विरुद्ध। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नंगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामिन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण, सबसे चर्चित, जिसके लिए वह जाना जाता है, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। कहां पर है? यह है गुजरात में। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अलवरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, अलवरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फरूखी किसके दरबार में रहते थे? दैट इज महमूद गजनी। मोहम्मद गौरी। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? मुल्तान के विरुद्ध 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहां का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें गौरी विजय रहा। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच में। इसमें गौरी विजय रहा। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। अब जो भी उसने प्रदेश जीते थे मोहम्मद गौरी ने, उनका जो भार था, उसके जो सेनापति थे गुलाम, उनके ऊपर छोड़कर गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई। अगला आता है गुलाम वंश। सल्तनत काल। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में
कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो पहला प्रश्न बना, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कब की थी? 1206 ईस्वी में। वह गौरी का गुलाम था। जो गौरी था उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलामों को फारसी में बंदगों कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 14 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। तो यहां से भी प्रश्न बनता है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं कि निम्नलिखित में किसे लाख बख्श कहा जाता है? दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। तो यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि इसकी मृत्यु कब हुई? 1210 में। और इसे कहां दफनाया गया? लाहौर में। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। जब ऐबक की मृत्यु हुई थी तो वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। अब इसकी जो मृत्यु हुई थी 1236 ईस्वी में हुई थी। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहां शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम महिला मुस्लिम महिला थी। इसका जो पुत्र था इल्तुतमिश का, यह अयोग्य था, इसलिए उसको गद्दी से हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन कर दिया गया, जिसने शासन की बागडोर संभाली।
रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्की को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। अब इसकी जो शादी हुई थी वो अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही, सफल नहीं हो सकी। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। अब यहाँ से भी प्रश्न बना है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? नसीरुद्दीन महमूद। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। तो सिजदा और पैबोस की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। तो नवरोज की शुरुआत बलबन ने कराई। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने कराई। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। किसने? नसीरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? दैट इज बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्बुद्दीन कैमुर्स था। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।